दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ डिसऑनेस्ट फ्रेंड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? डिसऑनेस्ट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेईमान। अ डिसऑनेस्ट फ्रेंड मतलब कि बेईमान दोस्त। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे आ वुल्फ सैड सम wrong words to the lion king and ran away। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, अ वुल्फ, वुल्फ मतलब भेड़िया, सैड सम रॉन्ग वर्ड्स मतलब कि एक दिन एक भेड़िए ने कुछ बुरे शब्द कह दिए। किसे कह दिए? टू द लॉयन किंग, शेर राजा को, एंड रैन अवे और भाग गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एक दिन एक भेड़िए ने कुछ गलत शब्द शेर राजा को बोल दिए, एंड रैन अवे और वो भाग गया। द लॉयन किंग गॉट फ्यूरियस। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, लेकिन इस वाक्य में एक एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। फ्यूरियस का मतलब होता है अति क्रोधित हो जाना है, जिसको कहते हैं आग बबूला। अब दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात यह है कि इस एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है। तो जब आप ऐसा कोई भी वाक्य बनाते हैं कि जहाँ पर आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप एडजेक्टिव को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एडजेक्टिव के साथ कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो उस एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां पर आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहेंगे, तब आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। यदि आप एडजेक्टिव को सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में बनाएंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद आप उसे मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसको एक प्रॉपर टेंस में बनाएंगे, मतलब जब आप उसको एक वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तब आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। तो यहाँ सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का यूज़ किया गया है। गेट फ्यूरियस का मतलब क्रोधित होना, आग बबूला होना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का इस्तेमाल किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई गई होगी। तो क्या अर्थ हुआ? द लॉयन किंग गॉट फ्यूरियस मतलब कि शेर राजा आग बबूला हो गया। ही स्टार्टेड चेजिंग द वुल्फ टू किल हिम। दोस्तों, आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। स्टार्टेड का यहाँ यूज़ किया गया, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आएंगे, जैसे वह खेलने लगा, वह दौड़ने लगा, वह नाचने लगा, वह गाने लगा, वह कमाने लगा, तो इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड का यूज़ किया जाएगा। और स्टार्टेड के बाद हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और चेज का मतलब होता है किसी के पीछे भागना, उसको पकड़ने के लिए। तो क्या अर्थ हुआ? ही स्टार्टेड चेजिंग द वुल्फ मतलब वह भेड़िए के पीछे भागने लगा, टू किल हिम उसे मारने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी एक एक्सरसाइज देता हूँ। मैं आपको दो वाक्य दूंगा, आप उन्हें ट्रांसलेट करें और उन्हें कमेंट में बताएं। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है वह नाचने लगा। आई रिपीट द सेंटेंस, वह नाचने लगा। अब आप दूसरा सेंटेंस को नोट कर लीजिए। मैं खेलने लगा। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं खेलने लगा। तो दोस्तों, दोनों ही वाक्य जो हैं लगा लगी वाले हैं। आप इन्हें ट्रांसलेट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे देखिए। एज द वुल्फ वॉज रनिंग ही सॉ अ बियर। एज मतलब कि जब
एज मतलब कि जैसे कि जब द वुल्फ वॉज रनिंग, ये जो वुल्फ था, भेड़िया था, वो भाग रहा था। ही सॉ अ बियर, बियर मतलब भालू, और दोस्तों ये भी पास्ट का फॉर्मेटिव वाक्य है। सी मतलब देखना, सेकंड सो। ही सॉ ए बियर, उसने एक भालू को देखा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब भेड़िया भाग रहा था उसने एक भालू को देखा। ही सैड, उसने कहा, प्लीज़ सेव मी, सेव मतलब बचाना, कृपया मुझे बचा लो। द किंग इज़ चेजिंग मी। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दर्शाते हैं कि कोई क्रिया चल रही है। इस तरह के वाक्यों में इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाएगी। द किंग इज़ चेजिंग मी मतलब राजा मेरा पीछा कर रहा है। ही वॉन्ट्स टू किल मी। दोस्तों ये जो वाक्य है देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया। अब आप पूछेंगे सर फिफ्थ फॉर्म क्या होती है। देखिए दोस्तों जब हम किसी भी वर्ब के साथ स्पेशली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस जोड़ते हैं तो उसे फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है। ज़्यादा लोग इस बारे में नहीं जानते तो आप नॉर्मली बोल देते हैं कि वर्ब में एस या ईएस लगा दो, लेकिन अगर आप इसको नाम से पुकारेंगे तो इसको फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है। और फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग कब किया जाएगा, इस इन्फॉर्मेशन को आप ज़रूर नोट कर लीजिए। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाते हैं अफर्मेटिव का, तब वहाँ पर यदि आपका सब्जेक्ट ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तब आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। और दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पर क्या है, इस वाक्य को दो वर्ब लेकर वाक्य को बनाया गया है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें, जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तब आपको क्या करना होगा, पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है। टू एक कंजक्शन के रूप में यहाँ पर काम करेगा। और जब आप अगली वर्ब को मेंशन करेंगे तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें कि टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो क्या अर्थ हुआ, ही वॉन्ट्स टू किल मी। वॉन्ट का मतलब चाहना होता है और ये फिफ्थ फॉर्म है वॉन्ट्स। ही वॉन्ट्स टू किल मी, वह मुझे मारना चाहता है। कैन यू प्लीज़ हाइड मी समवेयर। दोस्तों हाइड का मतलब आप नोट कर लीजिए, हाइड का मतलब होता है छुपना या फिर छुपाना। तो उसने क्या कहा, और ये इंट्रोगेटिव वाक्य है इसलिए कैन का यूज़ आगे यूज़ किया गया है, ये इंट्रोगेटिव है। जब किसी भी हेल्पिंग वर्ब को पहले मेंशन किया जाता है तो वो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बन जाता है। कैन यू प्लीज़ हाइड मी समवेयर, समवेयर मतलब कहीं, क्या आप कृपया करके मुझे कहीं छुपा सकते हो। आगे देखिए, चलिए दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज जब आप बनाएंगे तो इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। मैं आपको दो वाक्य देता हूँ, दोनों का आप नोट कर लीजिए और दोनों ही वाक्य के अंदर मैं दो वर्ब का यूज़ करूँगा, तो आप उन्हें ट्रांसलेट करें और उसे बताएं। पहला वाक्य नोट कर लीजिए, मैं पार्क जाना चाहता हूँ। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं पार्क जाना चाहता हूँ। दोस्तों इस वाक्य में भी दो क्रियाएँ हैं, चाहना और जाना। अब आप दूसरे वाक्य को नोट कर लीजिए, वह डॉक्टर बनना चाहता है। आई रिपीट द सेंटेंस, वह डॉक्टर बनना चाहता है। तो दोस्तों दो मैंने आपको वाक्य दिए हैं, दोनों ही वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव हैं और दोनों में ही दो वर्ब का प्रयोग किया जाना है। तो आप इन दोनों को ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। आगे देखिए, यस माई फ्रेंड, हाँ मेरे दोस्त। सेड द बियर, भालू ने कहा। कम टू माई केव। दोस्तों केव का मतलब होता है गुफा, आप इसे नोट कर लीजिए। कम टू माई केव, मेरी गुफा में आओ। द वुल्फ वेंट एंड हिड इन हिज केव। दोस्तों ये पूरा का पूरा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, और ये हाइड की सेकंड फॉर्म है हिड। आप इसे भी नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ, द वुल्फ वेंट मतलब कि भेड़िया चला गया, एंड हिड इन हिज केव, हिज मतलब उसकी, और उसकी गुफा में छुप गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द लॉयन केम देयर। कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। क्या अर्थ हुआ कि कुछ समय के बाद शेर वहाँ पर आया। एंड आस्क्ड द बियर, और भालू से पूछा, हैव यू सीन द वुल्फ। दोस्तों ये जो वाक्य है देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। बाई मिस्टेक इसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां आप ये दर्शाते हैं कि वर्तमान में कोई क्रिया पूरी हो चुकी है, इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है। तो आप इसे कैसे पहचानेंगे, जैसे वह आ गया है, वह चला गया है, मैं खाना खा चुका हूँ, वह डॉक्टर बन चुका है, मैंने घड़ी खरीद ली है, वह चला गया, आ गया है, चला गया है,
मैं उससे मिल चुका हूँ, तो गया है, लिया है, दिया है, चुका है, इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं, जहाँ पर हैज़ या हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन में हैव का यूज़ करना होगा, और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में हैज़ का। और दोस्तों जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य बनाएंगे तो हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और जब प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य इंटरोगेटिव का आप बनाएंगे तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को मेंशन करना है, जैसा यहाँ पर किया गया है। तो ये इंटरोगेटिव का वाक्य है तो सबसे पहले हैव का, अब देखिए हैव क्यों लगाया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ हमेशा ही हैव का यूज़ किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और सी का मतलब होता है देखना, और थर्ड फॉर्म है सीन, आप नोट कर लीजिए SEEN सीन। तो क्या अर्थ हुआ, उसने भालू से पूछा हैव यू सीन द वुल्फ, क्या आपने भेड़िए को देखा है। द बियर रिप्लाइड, भालू ने जवाब दिया, रिप्लाई मतलब जवाब देना, सेकंड रिप्लाइड, नो नहीं, आई हैव नॉट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, जहाँ पर हैज़ हैव के बाद नॉट का यूज़ किया जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर आप ये पूछा गया क्या आपने भेड़िए को देखा है, तो इसका जवाब उसने क्या दिया, आई हैव नॉट। अब देखिए यहाँ पर सीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप उसी बात को नेगेटिव में बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं आपको वहाँ पर वर्ब भी मेंशन करनी हो। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कह सकते हो, नो आई हैव नॉट सीन, या फिर आप इतना ही कहो नो आई हैवंट, तो मतलब एक ही है। नो आई हैवंट मतलब नहीं, मैंने नहीं देखा है। योर मजेस्टी महाराज, तो उसने भालू ने जवाब दिया कि महाराज मैंने नहीं देखा है। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए ही सिग्नल्ड द लॉयन। दोस्तों सिग्नल का मतलब होता है इशारा करना, सेकंड ऑफ सिग्नल्ड। ऐसा कहते हुए उसने शेर को इशारा कर दिया टू लुक इनटू द केव, मतलब कि क्या अर्थ हुआ कि ऐसा कहते हुए उसने शेर को गुफा में देखने को इशारा कर दिया। आगे देखिए। तो दोस्तों इस बात को आप समझ ही गए होंगे कि जब शेर राजा ने उससे पूछा कि क्या आपने भेड़िए को देखा है, तो भालू ने जवाब दिया कि महाराज मैंने नहीं देखा है, लेकिन ऐसा कहते हुए उसने शेर को इशारा किया गुफा में देखने के लिए। तो जाहिर सी बात है उसका इरादा यही है कि वो शेर को बताना चाहता था कि भेड़िया कहाँ छुपा है। बट द लॉयन डिड नॉट अंडरस्टैंड द सिग्नल एंड वेंट अवे। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाएगा, ये सब्जेक्ट है तो यहाँ डिड नॉट और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस बात को हमेशा ही याद रखें, जब आप पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तब तो सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, लेकिन यदि अफर्मेटिव के अलावा कोई वाक्य है जैसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तब आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का वहाँ पर यूज़ करना होगा। तो क्या अर्थ हुआ, बट द लॉयन डिड नॉट अंडरस्टैंड द सिग्नल, लेकिन शेर इशारे को नहीं समझा, एंड वेंट अवे और वो चला गया। मतलब जो शेर था वो इस इशारे को उसने नहीं समझा और वो चला गया। आफ्टर दैट उसके बाद द वुल्फ केम आउट, कम आउट बाहर आना, सेकंड फॉर्म केम आउट, आउट ऑफ द केव। क्या अर्थ हुआ, आफ्टर दैट द वुल्फ केम आउट ऑफ द वुल्फ, मतलब उसके बाद भेड़िया गुफा से बाहर आया। द बियर सेड, भालू ने कहा यू शुड थैंक मी। दोस्तों इस वाक्य में देखिए शुड का यूज़ किया गया है। शुड के प्रयोग को समझ लीजिए। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप किसी को कोई सलाह देना चाहते हैं तो शुड का यूज़ किया जाता है। तो भालू ने कहा, द बियर सेड, भालू ने कहा यू शुड थैंक मी, आपको मुझे धन्यवाद कहना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। थैंक यू मतलब धन्यवाद, आपको धन्यवाद। व्हाट फॉर, किस लिए। द वुल्फ सेड एंग्रीली, एंग्रीली मतलब गुस्से में, गुस्से से भेड़िए ने कहा, किस लिए। फॉर लाइंग टू द लॉयन, शेर से झूठ बोलने के लिए, और सिग्नलिंग हिम अबाउट मी, या उसे मेरे बारे में इशारा देने के लिए। यू आर अ डिसऑनेस्ट फ्रेंड। और दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया। तो उसने क्या कहा, यू आर अ डिसऑनेस्ट फ्रेंड, तुम एक बेईमान दोस्त हो। तो दोस्तों इस तरह से कहानी ख़त्म होती है। और कहानी का मॉरल है, बस यही एक मॉरल है। कई बार ऐसा लगता है कुछ लोग हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं, लेकिन असल में वो हमारी सहायता नहीं कर रहे, वो हमारा नुकसान ही कर रहे होते हैं, जैसा हमने यहाँ पर इस कहानी के अंदर देखा। तो इस तरह के लोगों से भी हमें सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और इस कहानी के माध्यम से मैंने कोशिश की आपको हर एक वर्ड की मीनिंग समझाने की, स्ट्रक्चर्स को बताने की। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो और तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका सुझाव हो कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।